नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य भूगोल विभाग एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। पूर्व की वीडियो में हमने आर्थिक भूगोल की परिभाषा एवं उसके विषय क्षेत्र के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज के वीडियो में हम आर्थिक भूगोल की जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थिक भूगोल जो मनुष्य की अलग अलग तरह की जीविकोपार्जन की विधियां हैं, जो आर्थिक क्रियाएं वह करता है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो समानताएं एवं विषमताएं पाई जाती हैं, उन्हीं का अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। अर्थात जो मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी आर्थिक गतिविधियां करता है, उन आर्थिक गतिविधियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात विभिन्न क्षेत्र में जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं अथवा समानताएं हैं, उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। 1882 में एंड्री ने अपनी पुस्तक में बताया, उनकी पुस्तक है ज्योग्राफी द वेल्थ एंड डल्स। इसमें उन्होंने बताया कि आर्थिक भूगोल जो है उसका जन्म वाणिज्य भूगोल से हुआ है। इसी तरह से आगे हम कालांतर में आर्थिक भूगोल का जो विकास हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो पूर्व में औद्योगिक क्रांति का आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ही हो चुका था 18वीं शताब्दी में, तथा उस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप तथा अत्यधिक तकनीकी एवं भौतिक विकास के कारण संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन का युग आरंभ हुआ। और आज हम देखते हैं कि आर्थिक भूगोल में संसाधनों के उपयोग से ज़्यादा उसके संरक्षण पर बल दिया जाने लगा है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति और जो तकनीकी विकास हुआ, भौतिक विकास हुआ, उसमें संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया गया और इस अंधाधुंध उपयोग से संसाधनों का अत्यंत शोषण हुआ तथा आज हम इस संसाधनों की कमी को महसूस कर रहे हैं। इसको देखते हुए वर्तमान समय में संसाधनों के संरक्षण पर ज़्यादा बल दिया गया है। जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनमें उत्पादन से अधिक उनके वितरण तथा आर्थिक विकास की अपेक्षा पर्यावरण विकास, जिसे हम सतत विकास भी कह सकते हैं, पर अधिक बल दिया जाने लगा है। 1920 में टायर महोदय ने जो आर्थिक भूगोल को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला विषय बताया और जिम्मरमैन और मिशेल ने बताया कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। बच्चों, जो आर्थिक भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं हैं, उसमें जो पहली संकल्पना है वह है आर्थिक भूदृश्य अर्थात इकोनॉमिक लैंडस्केप। इसके अंतर्गत किसी भी प्रदेश के जो आर्थिक व्यक्तित्व हैं उसको अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात आर्थिक भूदृश्य किसको अभिव्यक्त करता है? किसी भी प्रदेश के आर्थिक व्यक्तित्व को आर्थिक भूदृश्य अभिव्यक्त करता है। मानव के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग किया गया, उस पर ही इस आर्थिक भूदृश्य में बल दिया जाता है। दूसरी जो संकल्पना है वह गत्यात्मक आर्थिक भूदृश्य है। अर्थात पहली संकल्पना आर्थिक भूदृश्य के बारे में थी, जो कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है, और इसी तरह से जो दूसरी संकल्पना है वह गत्यात्मक आर्थिक भूदृश्य है, जिसमें यह जो संकल्पना है वह सदैव परिवर्तन एवं विकास के तत्व को महत्व देता है। गत्यात्मक, जैसा कि शब्द से ही द्योतक है इसका अर्थ कि गत्यात्मक अर्थात गतिशीलता। आर्थिक भूदृश्य में जो गतिशीलता या परिवर्तन या विकास जो होता है, उसी के महत्व को गत्यात्मक आर्थिक भूदृश्य में बल दिया जाता है। जहाँ आर्थिक भूदृश्य है वह भूतकाल के आर्थिक कार्यों का परिणाम है, वहीं पर जो गत्यात्मक आर्थिक भूदृश्य है वह पुरोगामी और भावी विकास की संभावनाओं को व्यक्त करता है। तीसरी जो संकल्पना है वह है वर्तमान आर्थिक भूदृश्य। अर्थात पहली जो केवल भूदृश्य से संबंधित है, दूसरी गत्यात्मक भूदृश्य से संबंधित है, तो तीसरी जो है वह वर्तमान आर्थिक भूदृश्य से संबंधित संकल्प। वर्तमान आर्थिक भूदृश्य में हम ये अध्ययन करते हैं कि किस तरह से वर्तमान जो आर्थिक सिनेरियो है वह ऐतिहासिक कारणों से किस तरह से प्रभावित रहा और वर्तमान रूप कैसे प्राप्त किया। जैसे कि संसाधन हैं, अलग अलग संसाधन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के संसाधन प्राप्त होते हैं, उपलब्ध होते हैं। संरचना भी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होती है, जैसे कि भौतिक संरचना, कहीं पर्वत हैं, पठार है, तो कहीं मैदानों की प्रधानता होती है। इसी तरह से संसाधन और संरचना के अकॉर्डिंग ही आर्थिक विकास भी हर क्षेत्र का अलग होता है और आर्थिक प्रक्रिया द्वारा उपलब्धि
जो है वो भी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होती हैं। तो वहाँ की जो वर्तमान स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसकी जो विकासात्मक स्तर को प्रकट जो करता है वह है वर्तमान आर्थिक भूदृश्य। युवावस्था में किसी भी क्षेत्र का जो विकास होता है तो उसकी युवावस्था में संसाधनों के का जो शोषण किया जाता है, अर्थात उनका उपयोग किया जाता है, के अवसर उपलब्ध रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे युवावस्था परिपक्व अवस्था में बढ़ती है तो एक ऐसी स्थिति आती है, ऐसी चरम उत्कर्ष स्थिति आती है जहाँ संसाधनों का उच्चतम उपभोग होता है तथा अंत में जब वृद्धावस्था में विकास की जो प्रगति है वह धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगती है, उनमें गति धीमी होने लगती है और इस तरह से वर्तमान आर्थिक जो भूदृश्य है उसका विकास होता है। चौथी जो संकल्पना है वह स्थिति, स्थापना तथा वितरण की व्याख्या से संबंधित है। आर्थिक जो क्रियाकलाप है मनुष्य के, उसकी स्थिति में सिद्धांत और जो नियम है उसके आधार पर स्थिति, स्थापना और वितरण की व्याख्या की जाती है। इसमें जो है प्रमुख रूप से वह विषय वस्तु उपागम तथा प्रादेशिक उपागम को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। पांचवा जो कॉन्सेप्ट है आर्थिक भूगोल की, जो पांचवी संकल्पना है वह एरियल डिफरेंशिएशन से संबंधित है, अर्थात क्षेत्रीय विविधताओं के कारण, विभिन्नता के कारण क्षेत्रीय आर्थिक जो भूदृश्य है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। और इन आर्थिक भिन्नता के साथ साथ सांस्कृतिक एवं जैविक भिन्नता भी पाई जाती है और इसी के आधार पर परिणाम स्वरूप उपलब्धि के स्तर में भी भिन्नता देखने को मिलती है। अर्थात क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण जो क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नता उत्पन्न हुई है, जैविक भिन्नता उत्पन्न हुई है और सांस्कृतिक भिन्नताएं उत्पन्न हुई है, इन्हीं के फलस्वरूप उपलब्धि का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। अर्थात हर जगह का आर्थिक भूदृश्य दूसरे स्थान की तुलना में विभिन्न असमान हो सकता है। छठी संकल्पना इस का संबंध है वह इस बात से है कि जो क्षेत्रीय क्रियात्मक अंतर संबंध है, अन्य क्षेत्रीय क्रियात्मक जो एक्टिविटीज़ है, अंतर जिसे हम इंट्रा एक्टिविटीज़ या अन्योन्य क्रिया कह सकते हैं, में विभिन्न जो प्रदेश हैं उसमें एक विचित्र पारस्परिक क्रियात्मक अंतर संबंध डेवलप हो जाता है। और यही जो विचित्र जो पारस्परिक अंतर संबंध है उस वह लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार का होता है। अर्थात जो छठी संकल्पना है उसके अंतर्गत विभिन्न जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रीय जो उन क्षेत्रों में होने वाली जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें एक परस्पर सा प्रभाव होता है, क्रियात्मक अंतर संबंध होता है और इन्हीं अंतर संबंधों का लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार का जो संबंध है, अंतर संबंध, उसका अध्ययन हम इस संकल्पना के तहत करते हैं। सातवीं संकल्पना के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो भूदृश्य हैं अलग अलग तरह के, चाहे वह सांस्कृतिक भूदृश्य हो, चाहे भौतिक भूदृश्य हो या आर्थिक भूदृश्य हो, इन भूदृश्यों का जो क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन है वह संकेंद्रीय होता है और समान दोनों प्रकार का होता है। अर्थात भूदृश्यों का क्षेत्रीय कार्यात्मक जो संगठन होता है वह संकेंद्रीय अर्थात एक केंद्र पर केंद्रित होने वाला तथा समान दोनों प्रकार का होता है। इसमें पारस्परिक जो संबंध है कहीं तो स्पष्ट होते हैं तो कहीं अस्पष्ट होते हैं। जो अस्पष्ट संबंध हैं जैसे कि परिवहन, संचार वाहन आदि से इनको संबंधित किया जाता है। अर्थात जो अलग अलग तरह के भूदृश्य हैं उसका क्षेत्रीय जो कार्यात्मक संगठन है वह संकेंद्रीय, समान, असमान दोनों प्रकार का हो सकता है। कहीं यह संबंध स्पष्ट होते हैं तो कहीं अस्पष्ट होते हैं। तो जो अस्पष्ट संबंध है उसको परिवहन तथा जो परिवहन के विविध साधन है, संचार के साधन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उससे रिलेट किया जाता है। अंतिम जो संकल्पना है वह है जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास की संकल्पना से संबंधित है। क्षेत्रीय आर्थिक विकास संकल्पना है उसमें जो विकास की तुलना है वह अन्य प्रदेशों से सांस्कृतिक एवं तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर की जाती है। अर्थात अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग फिजिकल फीचर्स होने की वजह से वहाँ के संसाधनों में भी
असमानता पाई जाती है। और जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन प्राकृतिक संसाधन तथा वहाँ जो प्रगति हुई है, तकनीकी विकास हुआ है और सांस्कृतिक जो विविधता है उसके आधार पर एक प्रदेश की तुलना अन्य प्रदेश से की जाती है। जो प्रगति के लिए क्षेत्र विशेष के आर्थिक संसाधन है उसके विकास पर अधिकतम बल दिया जाता है। धन्यवाद।